सवाल दिया द फिगर शो द लैगिंग लोड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन वेयर Vs R XL VR and I represent the sending end voltage, line resistance, line inductance, receiving end voltage and line current respectively. Identify the transmission line which most suited for it. अब देखिए एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को देखते हैं तो उसमें एक ठो सेंडिंग एंड का वोल्टेज Vs होगा तथा एक ठो रिसीविंग एंड का वोल्टेज VR होगा तथा देखिए सेंडिंग एंड पर जो करंट जा रही होगी उसका मान Is होगा तथा रिसीविंग एंड पर जो करंट प्राप्त हो रही है उसका मान IR होगा तथा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कुछ इम्पीडेंस होगा। यहाँ पे दिया है Z बराबर R+jX। अब देखिए जब इसमें KVL लगाएंगे तो Vs बराबर आएगा VR+IR इंटू Z। तो देखिए जो यह फेजर डायग्राम दिया है इसमें यही शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फेजर डायग्राम दिया गया है। देखिए यहाँ पे ए वाली जो रेखा है वह Vs को दिखा रही है, Vs को, तथा ए वाली जो रेखा है वह VR को दिखा रही है तथा ये IR को दिखा रहा है। और देखिए जो 90 डिग्री लीड कर रही है वह IX को दिखा रहा है। तो इस फेजर डायग्राम के हिसाब से Vs बराबर हो जाएगा VR+IR+jXL। मतलब कि यह शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया गया। तो देखिए इसमें से शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो केवी रेटिंग होता है वह 20 केवी तक होता है। तो यहाँ से देखिए जो ऑप्शन बी है यही 10 किलोवोल्ट ट्रांस है, तो यही आंसर सही होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अतिरिक्त दो और ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, एक ठो मीडियम और एक ठो लॉन्ग। देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का कोई मॉडल नहीं होता है। देखिए जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके दो मॉडल होते हैं, एक ठो टी मॉडल और दूसरा पॉई मॉडल होता है। और देखिए जो नॉमिनल टी मॉडल बनता है वह इस प्रकार बनता है कि देखिए यहाँ पे देखिए Z2 और Z2 और जो बीच में होता है वह एडमिटेंस होता है। देखिए यहाँ पे दिया है Z2 और Y दिया है, Y एडमिटेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इसमें एक ठो करंट जा रही है IAB तथा आजू बाजू में Z2 जो है दो इम्पीडेंस हैं। देखिए यहाँ पर एक ठो कैपेसिटर है, इसीलिए यहाँ पर एक ठो करंट देखिए Vs से लीड करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए इसी एक लीडिंग करंट की वजह से हम यदि कई एग्जाम में यदि या फेजर डायग्राम दे तो हम लोग तुरंत पहचान सकते हैं कि यह नॉमिनल टी मॉडल का फेजर डायग्राम है। देखिए नॉमिनल पाई मॉडल इस प्रकार होता है। देखिए बीच में एक ठो इम्पीडेंस Z होता है तथा RE दो ठो जो एडमिटेंस होते हैं। तो देखिए इसका जो फेजर डायग्राम बनेगा उसमें देखिए दो ठो कैपेसिटर हैं, तो इसमें दो ठो जो करंट होगी वह वोल्टेज से 90 अंश लीड करते हुए बनाई जाएंगी। तो इसमें देखिए दो ठो बनाया गया, एक ठो IAB और ICD, मतलब कि जिसमें दो ठो मतलब लीडिंग करंट होगी वह पाई मॉडल होगा और जिसमें एक ठो लीडिंग करंट होगी वह टी मॉडल होगा। देखिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेटिंग होती है 20 किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट के बीच में तथा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की केवीए रेटिंग जो होती है वो 100 किलोवोल्ट से अधिका होती है। सवाल दिया द रेशियो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू लाइन न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज 1/2। देखिए यहाँ पे दो कंडक्टर है, एक ठो ए है और दूसरा बी है, और देखिए बीच में एक ठो न्यूट्रल पॉइंट है। और देखिए न्यूट्रल और एक ठो कंडक्टर ए के बीच में एक ठो कैपेसिटेंस लगा हुआ है CPH तथा दूसरे
जो कंडक्टर है और उस और न्यूट्रल के बीच में दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है CPH। अब देखिए मान लीजिए कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो देखिए ए और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसका मान हो जाएगा CPH/2 हो जाएगा। और देखिए यही CAB जो है लाइन कैपेसिटेंस है, तो लाइन कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगा CPH/2, मतलब कि लाइन कैपेसिटेंस फेज कैपेसिटेंस का आधा होता है। सवाल दिया है, ए सिंगल फेज लाइन कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग सॉलिड कंडक्टर्स ईच हैविंग ए रेडियस ऑफ स्मॉल r मीटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ d मीटर, व्हाट विल बी कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। हम बोला है ए सिंगल फेज लाइन, मतलब एक तो सिंगल फेज लाइन है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो ठो लंबे सॉलिड कंडक्टर्स होंगे, और बोला है कि प्रत्येक का रेडियस स्मॉल r मीटर है तथा इनके बीच की दूरी जो है कैपिटल D मीटर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कंडक्टर A और B हैं, तो देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा वह लाइन कैपेसिटेंस होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी कंडक्टर का फेज कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है 2πε0 बटा के ln D बटा के स्मॉल r फैराड पर मीटर। देखिए हम जानते हैं कि जो लाइन कैपेसिटेंस होता है वह फेज कैपेसिटेंस का आधा होता है, तो यहाँ से लाइन कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0 बटा के ln D बटा के स्मॉल r फैराड पर मीटर। अब देखिए जब पाई का मान रखेंगे तथा एप्सिलॉन नोट का मान जब रखेंगे तथा इसको जब माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए फेज का कैपेसिटेंस हो जाएगा 0.0242 बटे के log D बटा के स्मॉल r माइक्रो फैराड पर किलोमीटर। अब देखिए इसीलिए लाइन कैपेसिटेंस की बात करें तो 0.0121 बटे के log D बटा के स्मॉल r माइक्रो फैराड पर किलोमीटर। सवाल दिया, द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर विल लीड टू। तो देखिए यहाँ पर एक ठो कंडक्टर है और उसके नीचे वो जो है अर्थ है, पृथ्वी है, और देखिए कंडक्टर और अर्थ के बीच में जो है एयर है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और इसके बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है। तो देखिए यहाँ से कंडक्टर और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फार्मूला हम जानते हैं होता है कि होता है C बराबर एप्सिलॉन A बटा के D होता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि D का मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा, तो इसका ऑप्शन C वाला सही होगा, डिक्रीज इन द लाइन कैपेसिटेंस बट लाइन इंडक्टेंस विल रिमेन अनअल्टर्ड। मतलब कि देखिए कैपेसिटेंस तो घट जाएगा बट जो इंडक्टेंस होगा वह सेम रहेगा, इंडक्टेंस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए किसी भी केबल में 6 लेयर होती हैं, सबसे नीचे होता है कंडक्टर, फिर होता है इंसुलेशन, फिर होता है उसके ऊपर मेटालिक शीट होता है, मेटालिक शीट के ऊपर बेडिंग होता है और बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग होता है, तथा जो आर्मरिंग होता है उसके ऊपर भी सिम्बास सारे वो होता है, सर्विंग होता है। इसको याद रखने का ट्रिक हो जाएगा सिम्बास, सिम्बास सी से कंडक्टर, आई से इंसुलेशन, एस से मेटालिक शीट, बी से बेडिंग, आ से आर्मरिंग, एस से सर्विंग। देखिए जो इंसुलेशन का काम होता है वह प्रिवेंट लीकेज, मतलब लीकेज करंट को रोकना, तथा मेटालिक शीट का काम होता है मॉइस्चर से सुरक्षा प्रदान करना, तथा बेडिंग का काम होता है प्रिवेंट कोरेजन ऑफ शीट, मतलब कि शीट को संक्षारण होने से बचाना। आर्मरिंग का काम होता है मैकेनिकल
प्रोटेक्शन, देखिए जो जो सर्विंग होता है उसका काम होता है आर्मरिंग को संक्षारण से बचाना। देखिए केबल में हमेशा कैपेसिटेंस डोमिनेट करता है, और देखिए जब कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा तो हमेशा जो रिएक्टिव पावर होता है उसको डिलीवर करता है। मतलब कि केबल हमेशा लाइट लोड हो अथवा फुल लोड हो, मतलब हल्का लोड हो अथवा ज़्यादा लोड हो, हमेशा रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केबल जेनरेट रिएक्टिव पावर एट लाइट लोड्स एज वेल एज फुल लोड। सवाल दिया व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सैग यस फॉर सपोर्ट्स एट अनइक्वल लेवल फ्रॉम द lower level. X is horizontal distance of lowest point from lower level support. W is weight per unit length and T is tension। यह सवाल पूछा है अनइक्वल लेवल के लिए सैग का मान क्या होता है। देखिए सैग का 3 से 4 कंडीशन बनता है, उसको समझते हैं। देखिए पहला कंडीशन होता है इक्वल लेवल का। देखिए इक्वल लेवल किसे कहेंगे कि जब जो दोनों टावर होते हैं वो समान होते हैं तो उसे इक्वल लेवल का सैग बोला जाता है। इसके लिए सैग का फार्मूला एस बराबर होता है ओमेगा एल स्क्वायर बटा के 8 टी। देखिए दूसरा होता है अनइक्वल लेवल का। अनइक्वल लेवल का सैग का फार्मूला होता है एस बराबर ओमेगा एक्स स्क्वायर बटा के 2 टी। देखिए when supports are at unequal levels in hilly areas we generally come across conductors sus- suspended between support at unequal levels. Figure show a conductor suspended between two supports A and B which are at different levels. The lowest point on the conductor is O। देखिए स्मॉल एल स्पैन हाइट, स्मॉल एच डिफरेंस इन लेवल्स बिटवीन टू सपोर्ट्स, x1 distance of support at lower level from O, x2 distance of support at higher level from O, capital T tension in the conductor। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर है, एक तो ट्रांसफार्मर है, दूसरा ट्रांसफार्मर बी है। देखिए ट्रांसफार्मर ए के लिए जो सैग का मान है, देखिए यह है ट्रांसफार्मर ए के लिए सैग का मान। अब देखिए ट्रांसफार्मर बी के लिए जो सैग का मान है और देखिए यह है S2 है। हम जानते हैं कि सैग का फार्मूला होता है टावर का मैक्सिमम ऊंचाई तथा जितना नीचे तार लटका होता है उसे सैग बोलते हैं। तो देखिए जो टावर पहला टावर है उसके लिए जो सैग S1 बराबर होगा W x1 स्क्वायर बटे के 2T, तथा जो दूसरा जो ऊंचाई पर टावर है उसके लिए सैग का फार्मूला होगा W एक्स स्क्वायर बटे के x2 का स्क्वायर बटे के 2T। यहाँ पे देखिए एक ठो टावर की हाइट इतना है और दूसरे टावर की हाइट इतना है। तो देखिए इनकी हाइट इनके बीच की हाइट डिफरेंस कैसे निकला जाता है, तो डिफरेंस एच बराबर होता है S2 माइनस S1। अब देखिए जब S1 S2 का मान ये रखेंगे इसमें तो आएगा एच बराबर WL कोष्टक में x2 माइनस x1 बटा के 2T। यहाँ पर ध्यान दीजिए x2 प्लस x1 का मान L होए। और ध्यान दीजिए जो कंडक्टर जो छोटा वाला टावर है उसके पास ज़्यादा लटका रहेगा, बड़े वाला के पास कंडक्टर नहीं रहेगा। ACSR is used in place of copper in overhead lines because of economical higher tensile strength। सवाल दिया है
bundled conductor in extra high voltage transmission line system provide a reduced voltage gradient। देखिए बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, देखिए जो इंडक्टेंस है उसको घटाते हैं, फिर जो इम्पीडेंस जेडीएस है उसको भी घटाते हैं, और दूसरी बात जो कैपेसिटेंस है उसको बढ़ाते हैं, तथा जो कोरोना लॉस है उसको भी घटा देते हैं। तथा देखिए सेल्फ जीएमडी तथा जीएमआर को इसको बढ़ा देते हैं, सेल्फ जीएमडी जीएमआर को भी बढ़ा देते हैं। सवाल दिया द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स इज कंप्यूटेड एज वेयर यस इज सेंडिंग एंड आर रिसीविंग एंड एनएल फॉर नो लोड, एफएल फॉर फुल लोड। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा के फुल लोड वोल्टेज गुणा के 100। एक फैक्ट देखिए ध्यान दीजिए, यह कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में बात कही गई है। देखिए हमें सेंडिंग एंड से कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है रिसीविंग एंड, मतलब जहाँ से कंज्यूमर बिजली को लेता है। तो देखिए वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग रिसीविंग एंड पर का नो वोल्टेज लेते हैं, नो लोड वोल्टेज लेते हैं, तथा जो रिसीविंग एंड पर जो फुल लोड वोल्टेज है उसको लेते हैं। तो होता है देखिए रिसीविंग एंड पर नो लोड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड पर फुल लोड वोल्टेज बटे के रिसीविंग एंड पर फुल लोड वोल्टेज गुणा के 100। यहाँ सेंडिंग एंड से कोई मतलब नहीं है वोल्टेज रेगुलेशन में, ध्यान दीजिए। सवाल दिया द स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर इन द हाई वोल्टेज केबल प्रोवाइड लो रिलेटिव परमिटिविटी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट दिस साइट ब्रेकडाउन इज लाइकली टू बी इनिशिएटेड। यदि इंसुलेशन में एयर आ जाएगी तो देखिए उस एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, मतलब एयर फट जाएगी, क्योंकि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो 3 किलोवोल्ट पर मीटर होता है, मैंने 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होता है, बोले तो 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए केबल में जो रबड़ यूज करते हैं उसमें वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ का यूज करते हैं, VIR का। दूसरा पदार्थ क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन का यूज करते हैं, तथा दूसरा PVC का यूज करते हैं। लेकिन बट जब हवा आ जाती है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम करती है। देखिए जो हवा होती है उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है, जबकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल जैसे बोले तो पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनका रिलेटिव परमिटिविटी हाई होती है। इसी कारण जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिससे ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी कारण से केबल में एयर आ जाने से रिलेटिव परमिटिविटी घट जाएगी, जिससे उस केबल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उत्पन्न करवा देगी, जिससे जो इंसुलेशन मटेरियल है वो आयनाइज हो जाएगा। सॉल्व द विच टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड फॉर होल्डिंग द हाई टेंशन ओवरहेड कंडक्टर ऑन स्ट्रेट रनिंग ऑफ पोल्स। मतलब यदि कोई कंडक्टर लाइन है उसको सीधी लेकर जाना है तो वहाँ पे पिन टाइप इंसुलेटर का यूज किया जाता है, और पिन टाइप इंसुलेटर का यूज 33 किलोवोल्ट तक किया जाता है। देखिए केबल के लिए लो टेंशन की बात करें तो वह 1 किलोवोल्ट तक होता है, तथा केबल के लिए हाई टेंशन की बात करें तो 11 किलोवोल्ट को बोला जाता है।
सवाल दिया है द नंबर ऑफ कंडक्टर इन ए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन इज वन अर्थ कंडक्टर along with 6 कंडक्टर्स। देखिए यहाँ पे डबल सर्किट लाइन है जिसमें 6 कंडक्टर हैं तथा एक ठो ऊपर अर्थ कंडक्टर होता है। देखिए देखिए सिंगल सर्किट टावर, इसमें देखिए एक कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर और ऊपर एक ठो अर्थ कंडक्टर है। देखिए बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ वोल्टेज, देखिए लो टेंशन केबल अप टू 1 किलोवोल्ट तक, मतलब 1 किलोवोल्ट तक को लो टेंशन, हाई टेंशन केबल 1 किलोवोल्ट से लगाई 11 किलोवोल्ट तक। अब देखिए सुपर टेंशन केबल 11 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट तक। एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल 66 किलोवोल्ट से 132 किलोवोल्ट तक। एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन केबल 132 किलोवोल्ट से एबव। सवाल दिया है द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए सिंगल कोर केबल आर 80 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS and 20 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS respectively. If the conductor diameter is 4 centimeter, then find the thickness of insulation. देखिए यहाँ पर एक यह कंडक्टर है, उसके ऊपर देखिए यह एक इंसुलेशन है। इस कंडक्टर का डायामीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर यह इंसुलेशन दिया है, इसी इंसुलेशन का हमें थिकनेस ज्ञात करना है। अब देखिए किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेस का फार्मूला होता है V बटा के स्मॉल r ln कैपिटल R बटा के स्मॉल r। अब देखिए मिनिमम स्ट्रेस का फार्मूला होता है V बटा के कैपिटल R ln कैपिटल R बटे के स्मॉल r। देखिए यहाँ स्मॉल r जो कंडक्टर है बीच में, इसका रेडियस है, तथा जो यहाँ पे जो कैपिटल R है वह पूरे जो रस्सी थे उसका रेडियस है। बोले तो कंडक्टर के सेंटर से लगाई जो इंसुलेशन मटेरियल है वहाँ तक की दूरी। अब देखिए यहाँ पे दो जो समीकरण दिए हैं, इसके अनुसार यहाँ पर इन दोनों का रेशियो लेते हैं, यानी EX बटा के E मिनिमम करेंगे तो आएगा कैपिटल R बटा के स्मॉल r। E मैक्स ऊपर है तो देखिए कैपिटल R भी ऊपर होगा। देखिए यहाँ पे कंडक्टर का डायमीटर दिया है 4, तो स्मॉल r का मान हो जाएगा 2। E मैक्स का मान 80 है तथा E मिनिमम का मान 20 है, तो 80 बटा के 20 बराबर कैपिटल R बटा के 2। तो देखिए कैपिटल R का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इंसुलेशन का थिकनेस पूछा है, तो जो कैपिटल R है उसमें से स्मॉल r कंडक्टर के रेडियस को घटा देंगे, यानी 8 - 2 बोले तो 6 सेंटीमीटर केबल के इंसुलेशन मटेरियल की थिकनेस आ जाएगी। एक बात और ध्यान दे, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वह कंडक्टर के सरफेस पे आता है, जबकि मिनिमम स्ट्रेस की बात करें तो यह इंसुलेशन के सरफेस पे आता है, प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखें। सवाल दिया है द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज। तो देखिए हम जानते हैं सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के, मतलब कि जो वायर का लेंथ है उसके। तो देखिए गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है, जब गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, और जब लेंथ बढ़ेगा तो सैग भी इंक्रीज करेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो गर्मी के सीजन में सैग का मान ज़्यादा होगा, ठंडी के सीजन में सैग का मान कम होगा।
तो इसका आंसर होगा द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज मोर देन दैट इन विंटर। सवाल दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट interrelation between the variable x1 and x2 used in the expression to calculate the sag in a transmission conductor with different heights, where variables x1 and x2 represent the horizontal distance of support at lower and higher level from lowest point of the conductor respectively। तो हम आगे पढ़े हैं x1 छोटा होता है x2 से। सवाल दिया है एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज सपोर्टेड बाय सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल्स assuming the weight per unit length and the tension in the conductor constant if the length of the conductor span is then the sag will be decreased 25%। कंडक्टर स्पैन इज 50% देन द सैग विल बी डिक्रीज टू 25%। हम जानते हैं यस बराबर ओमेगा एल स्क्वायर बटे के 8t होता है। यहाँ से जो यस होता है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एल प्रोपोर्शनल करड़ी में यस। तो देखिए यस 2 बराबर हो जाएगा 0.25 यस 1 बोले तो 1/4 यस 1। तो यस 2 बटे की यस 1 का मान हो जाएगा 1/4। तो L2 बटे L1 का मान हो जाएगा करड़ी भी 1/4 बोले तो 1/2, यानी कि L2 बराबर हो जाएगा L1 बटा के 2। मतलब कि जो लेंथ होगा वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। सवाल दिया है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ ए सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन ए 100 किलोवोल्ट सिंगल फेज सिस्टम एंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट टू एक्सीड 50 करड़ी में 2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के लिए तो कंडीशन होता है कैपिटल आर बटे की स्मॉल आर बराबर ई, मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो ई के बराबर होना चाहिए। ई का मान 2.718 होता है। अतः देखिए यदि इस फार्मूले से स्मॉल आर का मान निकालेंगे तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बटा के ई, और देखिए 1/e का मान होता है 0.369। तो यहाँ से देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल साइज के लिए स्मॉल आर का मान हो जाएगा 0.368 गुणे के कैपिटल आर। कहने का मतलब है कि जो कंडक्टर का रेडियस है वह जो शीथ का रेडियस है उसका 0.368 गुना होना चाहिए। देखिए यहाँ हम आगे पढ़े थे ई मैक्स का फार्मूला भी बटा के स्मॉल आर एल एन कैपिटल आर बटा के स्मॉल आर। तो देखिए कैपिटल आर बटे के स्मॉल आर का मान यहाँ पे ई के बराबर हो जाएगा, तो भी बटा के स्मॉल आर इंटू एल एन ई हो जाएगा, और एल एन ई का मान होता है 1। तो यहाँ से ई मैक्स बराबर हो जाएगा भी मैक्स बटा के स्मॉल आर। एक बार और ध्यान रखें कि यहाँ पे जो 100 किलोवोल्ट दिया है वर्किंग ऑन ए 100 किलोवोल्ट सिंगल फेज सिस्टम, मतलब कि 100 किलोवोल्ट सिंगल फेज पर काम करता है। तो यह जो है कि वह आरएमएस मान दिया है, तो उसका हम लोग को निकालना पड़ेगा पीक वैल्यू मैक्सिमम मान। तो देखिए यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का 100 करड़ी में 2 हो जाएगा। सवाल में दिया है ई मैक्स का मान 50 कौड़ी में 2 तथा भी मैक्स का मान निकल गया 100 कौड़ी में 2। तो यहाँ से स्मॉल आर का मान निकल जाएगा। तो देखिए स्मॉल आर का मान 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो कंडक्टर का रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।